हेलो फ्रेंड्स, कल के क्लास में हम देखे थे 9th क्लास का ही एक पेपर त्रैमासिक परीक्षा का था और उसका जो हिंदी पेपर था वो दीर्घ उत्तरीय हम करा दिए, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों करा दिए हैं। आज हम देखेंगे संस्कृत का पेपर, ठीक है, जो क्लास 9th का है और ये जुलाई 2026 में पेपर हुआ है, संस्कृत का है, ठीक है। इसमें देखेंगे प्रश्न की संख्या कितना है, तो कुल प्रश्न की संख्या जो है 98 है, ठीक है। और ये समय जो है 3 घंटा 15 मिनट का है, ठीक है। और मार्क्स जो है इसमें टोटल मार्क्स जो है 80 मार्क्स का है। और यहाँ परीक्षार्थी के लिए निर्देश देखेंगे कि परीक्षार्थी के लिए निर्देश क्या है। तो निर्देश 1 कहता है कि प्रश्न को उत्तर देने से पहले निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, ठीक है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। कोई परीक्षार्थी जो होते हैं जो किताबी भाषा लिखते हैं, ठीक है, तो उसको किताबी भाषा नहीं लिखना है। किताबी भाषा जब आप किताब पढ़ के जाएंगे तो ऐसा होता है जो आप अपने भाषा में ही उत्तर देने के लिए सक्षम हो जाते हैं। दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। इसका कहने का मतलब हुआ कि जो भी आप प्रश्न कर रहे हैं उसके दाहिने साइड में जो है अंक निर्दिष्ट रहता है कि वो कितने मार्क्स का है। 4 नंबर प्रश्नों का ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट का अतिरिक्त टाइम दिया गया है। 3 घंटा 15 मिनट का जो है, तो 3 घंटा आप लोगों को पेपर लिखना होता है और 15 मिनट प्रश्न पढ़ने के लिए, और ये सब निर्देश पढ़ने के लिए दिया होता है। यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में है, ठीक है, खंड ए और खंड बी। तो खंड ए में जो है ऑब्जेक्टिव है और खंड बी जो है सब्जेक्टिव है, ठीक है। 6 नंबर कहता है कि खंड ए में 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। 70 में से 40 वही प्रश्न का उत्तर देना होता है, लेकिन हम आप लोगों को 70 में 70 बताएंगे, इसलिए कि कोई स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट है वो अपने अपने हिसाब से क्वेश्चन लगाए रहते हैं, ठीक है। जैसे कोई 40, कोई 50 नंबर, कोई 31 नंबर, कोई 20 नंबर, कोई 2 नंबर लगाया, इस तरह से। तो इसीलिए हम 70 में 70 बताएंगे ताकि आप लोगों को अपना उत्तर मिलाने में सुविधा हो। 40 से अधिक प्रश्न को उत्तर देने पर प्रथम 40 उत्तर का ही मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। 40 से अधिक प्रश्न को उत्तर देने पर प्रथम 40 अंकों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। कहने का अर्थ हुआ कि कोई स्टूडेंट जो है वो 40 से काउंटिंग नहीं करते हैं और भूल के कारण वो 45, 50, 55 भी क्वेश्चन कर देते हैं, लेकिन उनको 40 ही माना जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में 1 अंक निर्धारित है। सही उत्तर को उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को नीले अथवा बॉल पेन से प्रगाढ़ करें। कहने का मतलब होता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न का उत्तर जो OMR शीट पर कलर करना होता है, और वो कलर करने के लिए नीले या काले बॉल पेन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का OMR पर उत्तर पत्रक में प्रयोग करना मना है, ठीक है। आप लोग जब आंसर दे दिए या उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर अपना नाम लिखें, उस पर गलत भी हो गया तो आप लोग व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। 7 नंबर कहता है कि खंड बी में 20 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, ठीक है। खंड बी में 20 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, जिनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, ठीक है। इसमें 20 प्रश्न हैं लेकिन 10 ही का उत्तर देना है, लेकिन हम आप लोगों को 20 का 20 बताएंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त इस खंड में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। 8 में 4 देना है, 20 में 10 देना है, ठीक है। लेकिन हम कराएंगे तो इसमें 8 का 8 कराएंगे, इसमें 20 का 20 कराएंगे, ठीक है। 8 नंबर, किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होता है। एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ले जा सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, ये सब नहीं जा सकता है। खंड अ जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप, इसको हम आज देखेंगे आज के क्लास में। तो प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 1 सही है, ठीक है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर नीला या काला बॉल पेन से चिन्हित करें। 70 प्रश्नों में से किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर दें। फिर यहाँ पर इंडिकेट किया है कि 70 में से 40 ही देना है। तो आइए हम देते हैं सबका उत्तर, किसका क्या उत्तर होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 है कि इस स्तुति पाठ में कुल कितने श्लोक हैं, ठीक है। इस स्तुति पाठ में जो है कुल श्लोक है उसकी संख्या 5 है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए सही है, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो मादिदेव
किसको कहा गया है? तो मादिदेव किसको कहा गया है? तो श्री कृष्ण को कहा गया है। ठीक है, तो मादिदेव का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? त्वम जोड़ आदिदेव। ठीक है, ये श्लोक से लिया गया है। इसका आंसर होगा बी, श्री कृष्ण को। ठीक है, 3 नंबर देखेंगे, तमसो मा ज्योतिर्गम्य किस उपनिषद से लिया गया है? तो तमसो मा ज्योतिर्गम्य जो है बृहदारण्यकोश उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो ये तमसो मा ज्योतिर्गम्य सिर्फ उठाया है, ये कंप्लीट होता है वाक्य अस्तो मा सतगम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्यु मा अमृतगम्य। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ होता है मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, उपनिषद किनके विचारों को प्रकट करता है? उपनिषद जो है किनके विचारों को प्रकट करता है? तो उपनिषद जो है ऋषियों के विचारों को प्रकट करता है। ठीक है, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। 5 नंबर प्रश्न, भगवत गीता में किसको उपदेश दिया गया है? तो भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश दिया गया है। श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया है। और वो कौन कौन सा उपदेश था? तो वो उपदेश था कर्म, धर्म और आत्मा के अमर सत्य का उपदेश। ठीक है, वो उपदेश क्या था? कर्म, धर्म और आत्मा के अमर सत्य का उपदेश था। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 के बी नंबर। 6 नंबर देखेंगे प्रश्न, पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त है? तो पंचतंत्र जो है ये 5 भागों में विभक्त है। पंचतंत्र जो है 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, तो 5 भागों में विभक्त है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ा सा इसका देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो मित्रभेद जो मित्रों से मनमुटाव, मित्रभेद का मतलब क्या होता है? मित्रभेद का मतलब होता है मित्रों से मनमुटाव। जो पंचतंत्र है 5 भागों में विभक्त है, तो 5 भाग है मित्रभेद, मित्रलाभ, कोकुलकीय, लब्ध प्रनाश और अपरक्षित कारक। ठीक है, तो मित्रभेद का मतलब होता है मित्र से मन मुटाव, मित्र लाभ का मतलब होता है मित्र की प्राप्ति और उससे होने वाले लाभ, कोकुलकीय का मतलब होता है कौवे और उल्लुओं की कथा जैसे शत्रु और संधि का, लब्ध प्रणाश का मतलब होता है हाथ से प्राप्त हुई वस्तु का नष्ट हो जाना। ठीक है, हाथ से प्राप्त हुई वस्तु का नष्ट हो जाना। अपरीक्षित कारक का मतलब होता है बिना सोचे समझे कोई कार्य करना। ठीक है, तो यही पंचतंत्र में 5 भाग है और 5 भाग हम आप लोग को बता दिए। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे कि पंचतंत्र का अंतिम भाग निम्न में से कौन सा था? तो पंचतंत्र का अंतिम भाग, अभी जो हम 5 भाग बताएं उसमें से अंतिम भाग था क्या? अपरीक्षित कार्यक्रम, यही ना है। अभी जो हम बताएं अपरीक्षित कार्यक्रम का मतलब होता है बिना सोचे समझे कोई कार्य करना। ठीक है, तो इसका 7 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, 8 नंबर, पठित पाठ के आधार पर किसी नगर में कितने ब्राह्मण पुत्र थे? तो पठित पाठ के आधार पर किसी नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र थे। तो 8 के बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आनंदपुर नामक जो नगर था, ये बोल रहे हैं ना कि किसी नगर में, तो वो आनंदपुर नगर था। ठीक है, इसमें 4 ब्राह्मण पुत्र थे। कौन कौन थे? भरुचि, संभूत, वीर और शुभंकर। ठीक है, ये 4 ब्राह्मण पुत्र थे। कौन कौन? भरुचि, संभूत, वीर और शुभंकर। भरुचि कैसा था? विद्वान था। भरुचि विद्वान था। संभूत धनी था। वीर जो था संसारिक ऐश्वर्य की लालसा नहीं थी। वीर को संसारिक ऐश्वर्य की लालसा नहीं थी। और शुभंकर जो था सबसे बुद्धिमान और व्यवहारिक था। 8 नंबर के एक्सप्लेनेशन बता दिए। 9 नंबर देखेंगे, भाइयों के बीच कैसे नहीं रहना चाहिए? तो भाइयों के बीच जो है धनहीन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो 9 के सी नंबर। 10 नंबर, भैरवानंद जोगी कहाँ मिले थे? तो भैरवानंद जोगी तो जो थे वो काशी में मिले थे स्नान करते समय। ठीक है, सी ऑप्शन। ब्राह्मण पुत्रों ने किस जल में स्नान किया था? तो ब्राह्मण पुत्र ने क्षिप्रा जल में स्नान किया था। क्षिप्रा नदी जो है नर्मदा की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी क्या है? तो नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न, चारों ब्राह्मण पुत्र कैसे थे? तो चारों ब्राह्मण पुत्र जो थे वो लोभी थे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे कि पहले ब्राह्मण पुत्र को क्या मिला था?
पहले ब्राह्मण पुत्र को जो मिला था वो ताम्रमय भूमि था, ठीक है। जब वो रात्रि के समय रास्ता चल रहे थे तो उनका बत्ती हाथ से नीचे गिर गया, जब वो बत्ती उठाए तो उनको ताम्रमय भूमि मिला, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 14 नंबर। मुझको अधिक दर्द हो रहा है किसने कहा था? तो चतुर्थ पुत्र ने कहा था, ठीक है। मुझको अधिक दर्द हो रहा है किसने कहा था? चतुर्थ पुत्र ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि घूमता हुआ चक्र उनके सर पे आकर गिर गया था, इस कारण उनके सर में दर्द हो रहा था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 14 के डी ऑप्शन। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। घूमता हुआ चक्र किस ब्राह्मण पुत्र के सिर पर आया था? तो चतुर्थ पुत्र के, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है। ब्राह्मण पुत्रा समस्त पद में कौन सा समास है? ब्राह्मण पुत्रा समस्त पद में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, ठीक है। और इस ब्राह्मण पुत्र का समास विग्रह क्या हो जाएगा? हो जाएगा ब्राह्मणस्य पुत्र, ठीक है। ब्राह्मणस्य पुत्र यानी ब्राह्मण का पुत्र। तो जब विभक्ति चिन्ह आ रहा है काके की संबंध कारक का, तो ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। जिसमें विभक्ति चिन्ह आएगा वो तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। और बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है अपनार्थ को छोड़ करके परमार्थ का बोध कराता है, तो बहुव्रीहि समास होता है, जैसे लंबोदर, दशानन, ठीक है। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास होता है जिसका एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो तो वो कर्मधारय समास होता है, जैसे नीलांबर, नीलकंठ, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है। द्विगु समास क्या होता है? जिसकी पहला पद जो है संख्यावाचक होता है तो वो द्विगु समास होता है, जैसे चौराहा, पंचवटी, तो ये सब द्विगु समास होता है, ठीक है। 17 नंबर देखेंगे प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है कि वह वर्ण का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा होगा? तो वह वर्ण का उच्चारण स्थान जो है दंतोष्ठ है, दांत और ओष्ठ से इसका उच्चारण किया जाता है, दांत और ओष्ठ से व का उच्चारण किया जाता है, ठीक है। तो 17 के भी ऑप्शन हो जाएगा। और ये कंठ तालु से क्या हो जाएगा? कंठ तालु यानी कंठ और तालु यहाँ है ऑप्शन सी। तो कंठ तालु से क्या किसका उच्चारण होता है? तो ए और ऐ, अ के ए और ऐ जो है कंठ तालु से उसका उच्चारण होता है, ठीक है। और नासिका से किसका उच्चारण होता है? नासिका से जो उच्चारण होता है तो जो भी उष्ण व्यंजन वर्ण है, उष्ण व्यंजन वर्ण, तो उसका पांचवा वर्ण, उष्ण व्यंजन वर्ग का 5वां वर्ण जो है, तो 5वां वर्ण कौन सा होगा? क ख ग में के अंग होगा, च छ ज में के य होगा, ट ठ ड में के अण होगा, त थ द द में के न होगा और प फ ब में के म होगा। यानी 5वां वर्ण जो है नासिक से उच्चारण होता है। तो अंग, य, वर्गीय अण, न और म, इसका उच्चारण नासिक से होता है, ठीक है। और कंठोष्ठम से किसका उच्चारण होता है? तो कंठोष्ठम से जो है ओ और ओ दोनों का उच्चारण होता है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। 17 का ऑप्शन हो जाएगा बी जो सही है। उष्ण वर्ण कुल कितने हैं? तो उष्ण वर्ण कुल कितने हैं? तो 18 नंबर को समझेंगे। उष्ण वर्ण जो है टोटल 4 है। कौन कौन सा है? तो तीनों स और ह, तीनों स, तालव स, मूर्धनि स, दंती स और ह, ये उष्ण वर्ण है, ठीक है। तो 18 के ऑप्शन ए। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। कृतवा का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो कृतवा का प्राकृतिक प्रत्यय जो है क्री जोड़ कतवा, ठीक है। क्री जोड़ कतवा ये प्राकृतिक प्रत्यय है, इसका सी ऑप्शन। 19 के सी ऑप्शन। 20 नंबर समझेंगे। दृष्टवा अव्यय का अर्थ निम्न में से कौन सा है? दृष्टवा अव्यय का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो दृष्टवा अव्यय का अर्थ जो है डी ऑप्शन। दृष्टवा का मतलब होता है देखकर, ठीक है। दृष्टवा मतलब देखकर होता है, ठीक है। तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। पूर्वकालिक क्रिया में कौन सा प्रत्यय है? तो पूर्वकालिक क्रिया में लयुप और कतवा दोनों प्रत्यय हैं, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? तो पूर्वकालिक क्रिया उसे कहते हैं जब एक क्रिया कंप्लीट होता है और दूसरा प्रारंभ होता है, ठीक है। एक क्रिया कंप्लीट होता है दूसरा प्रारंभ होता है तो वो पूर्वकालिक क्रिया होता है। जैसे वह खाकर विद्यालय जाता है तो सह खादित्वा विद्यालयम गच्छति, ठीक है। वह खाकर विद्यालय जाता है तो सह खादित्वा विद्यालयम गच्छति, खादित्वा, पठित्वा, ये सब पूर्वकालिक क्रिया का एग्जाम्पल है। 22 नंबर देखेंगे प्रश्न। वेद कितने हैं?
तो वेद जो है 4 है, वेद 4 है। कौन कौन सा है? सामवेद, ऋजुवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ठीक है, तो वेद 4 है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे कि हम लोगों की प्राचीन संस्कृति कहाँ सुरक्षित है। हम लोगों की प्राचीन संस्कृति जो है वो कहाँ सुरक्षित है? तो वो है महाभारत में। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 24 नंबर प्रश्न, ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? तो ऋग्वेद जो है वो 10 मंडलों में विभक्त है। ठीक है, ऋग्वेद कितने मंडल में विभक्त है? तो 10 मंडल में विभक्त है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। 26 नंबर, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो ऋग्वेद में 10,552 मंत्र हैं। ठीक है, यजुर्वेद कितने प्रकार का है? अजुर्वेद कितने प्रकार का है? तो 2 प्रकार का है। यजुर्वेद जो है 2 प्रकार का है। कौन कौन सा 2 प्रकार है? एक है शुक्ल और एक है कृष्ण। ठीक है, एक शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष आता है ना, तो वही है यजुर्वेद। 2 प्रकार के हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, तो 27 के सी ऑप्शन। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे कि शुक्ल यजुर्वेद कहाँ प्रचलित है? शुक्ल यजुर्वेद कहाँ प्रचलित है? तो ये उत्तरी भारत में। ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेद का प्रचलन जो है वो उत्तरी भारत में है, तो इसका भी ऑप्शन होगा। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, यजुर्वेद में कुल कितने अध्याय है? यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारतीय संगीत कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भारतीय संगीत जो है सामवेद से प्रारंभ होता है और सामवेद को संगीत का वेद माना जाता है। ठीक है, तो भारतीय संगीत जो है सामवेद से आरंभ होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो सामवेद में 1875 मंत्र हैं। ठीक है, इसका डी ऑप्शन। सामवेद कितने भागों में बटा है? सामवेद कितने भागों में बटा है? तो सामवेद 3 भागों में बटा है। ठीक है, सामवेद 3 भागों में बटा है और वो 3 भाग कौन कौन सा है? कौथुम, रणायनी, ठीक है, और तीसरा है जैमिनी। कौथुम, रणायनीय और जैमिनी। ठीक है, और सामवेद में कितनी शाखाएं हैं? तो 1000 शाखाएं हैं। सामवेद में 1000 शाखाएं हैं, यानी भाग जो है 1000 है, लेकिन इसमें से इम्पोर्टेंट 3 ही है, इसीलिए 3 भाग माना जाता है। 32 के सी ऑप्शन। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न देखेंगे। 33 नंबर प्रश्न है, अथर्ववेद कितने भागों में बटा है? तो अथर्ववेद जो है 20 भागों में बटा है। ठीक है, अथर्ववेद जो है 20 भागों में बटा है। इसमें 730 सूक्त हैं और 5077 मंत्र संग्रहित हैं। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न देखेंगे। 33 के बी ऑप्शन बी से सही है। 34 नंबर प्रश्न है, अथर्ववेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 730 हैं, अभी बताए भी। अथर्ववेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 730। 34 के ए ऑप्शन। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे, यज्ञ के विघ्न के निवारण मंत्र किस वेद में है? तो यज्ञ के निवारण के विघ्न मंत्र जो है वो अथर्ववेद में है। ठीक है, अथर्ववेद में है। यज्ञ के विघ्न के निवारण मंत्र जो है किस में है? अथर्ववेद में है। और वो कौन सा वेद है, वो कौन सा मंत्र है? यज्ञ के विघ्नों के निवारण मंत्र जो है वो अथर्ववेद में है। और वो मंत्र क्या है? जैसे क्षमा याचना का मंत्र कह सकते हैं, विघ्न मतलब क्षमा याचना का मंत्र कह सकते हैं। तो वो मंत्र है, आवाहम न जनामि विसर्जनम, पूजा चैव न जनामि, क्षमस्व परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम, भक्तिहीनम जनार्दना, यत् पूजितम मया देव, परिपूर्ण दत्तस्तु में। यही है वो निवारण मंत्र। ठीक है, विघ्न के निवारण मंत्र। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि हे ईश्वर, न मैं आपको बुलाना जानता हूँ और न विदा करना जानता हूँ। ठीक है, मुझे
पूजा पाठ भी अच्छे से नहीं आता है। हे जनार्दन, मुझसे पूजा में मंत्र क्रिया और भक्ति में जो भी कमी रह गई है यथासंभव पूजा कर रहा हूँ, और जो भी मुझसे गलती हो जाए उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो 35 का सी ऑप्शन सही है। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे। 36 नंबर प्रश्न है, देवों के आवाहन मंत्र किस वेद से संबंधित हैं? तो देवों के आवाहन मंत्र जो है ऋग्वेद से संबंधित हैं। और वह आवाहन मंत्र क्या है? वो जो होता है ना, बोला जाता है आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि धायामि, तो वही है। देवों के आवाहन मंत्र ऋग्वेद में है, तो इसका हो जाएगा 36 के ए ऑप्शन। ठीक है, और ऋग्वेद सबसे क्या है? प्राचीन वेद है, जिसमें देवताओं की स्तुति और उनके आवाहन के मंत्र भी शामिल है। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न देखेंगे। 37 नंबर प्रश्न है, देवों को प्रसन्न करने वाले संगीतमय मंत्र किस वेद में है? तो देवों को प्रसन्न करने वाले संगीतमय मंत्र जो है वो सामवेद है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 37 के ए ऑप्शन। सामवेद को संगीत का जनक भी माना जाता है। ठीक है, इसमें देवताओं को प्रसन्न करने वाला भी मंत्र है, तो 37 के ए ऑप्शन। 38 नंबर प्रश्न देखेंगे। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि यज्ञ के विधि विधान के मंत्र किस वेद में है? तो यज्ञ के विधि विधान का मंत्र जो है ये यजुर्वेद वेद में है। यजुर्वेद वेद में है। यजुर्वेद वेद मुख्य रूप से कर्मकांड का भी वेद है, जिसमें यज्ञों को संपन्न करने के नियम और विधियों के मंत्र दिए गए हैं। ठीक है, तो यज्ञ के विधि विधान के मंत्र कौन सा है? यजुर्वेद वेद। 38 के सी ऑप्शन। 39 नंबर देखेंगे। 39 नंबर है, वेदांग कितने हैं? ठीक है, तो वेदांग कितने हैं? तो वेदांग जो है 6 है। 39 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, वेदांग कितने हैं? तो 39 है। सॉरी, वेदांग कितने हैं? 6 है। प्रश्न संख्या 39 है, वेदांग जो है 6 है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 40 नंबर, कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? 40 नंबर प्रश्न है, कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? इसको थोड़ा सा देखेंगे। अभी 39 नंबर प्रश्न को देखेंगे। वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 है, और उसका नाम भी देख लेंगे कौन कौन सा वेदांग है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, वेदांग 6 है। कौन कौन सा है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, यही 6 वेदांग है। वेद 4 है, वेदांग 6 है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो कक्षा में शिक्षक प्रवेश करते हैं। ठीक है, पाठ के समाज के अनुसार संस्कृत शिक्षक कक्षा प्रविशति, संस्कृत शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे। 41 नंबर प्रश्न कहता है कि संस्कृत का अध्ययन लाभकारी है, ऐसा कौन पूछता है? संस्कृत का अध्ययन लाभकारी है, ऐसा रमेश पूछता है, तो 41 के सी नंबर। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न देखेंगे। लोग कहते हैं यह मृत भाषा है, ऐसा कौन कह रहा है? लोग कहते हैं यह मृत भाषा है, ऐसा कौन कह रहा है? तो ऐसा पुष्कर कह रहा है। ठीक है, पाठ में पुष्कर कहता है कि कथयन्ति जना यते यह मृता भाषा, लोग कहते हैं कि यह मृत भाषा है, पुष्कर कहता है। 42 के सी नंबर। 43 नंबर प्रश्न देखेंगे। 43 नंबर प्रश्न देखेंगे। 43 नंबर प्रश्न है, संस्कृत भाषा में लकार कितने हैं? तो संस्कृत भाषा में लकार जो है वो 10 है। स्टूडेंट पहले लगाया है 5, इसके बाद 7, कंफ्यूज होकर के। ऐसे तो 5 मिनिमम होता है, जैसे हम लोग सेंटेंस यूज करते हैं तो संस्कृत भाषा में लकार 5 ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन किताब के अनुसार 10 माना गया है, तो लकार जो है 10 है। और 5 कौन कौन सा है? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, वृद्धिलिंग, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लृट लकार और विधिलिंग। ये 5 लकार है जो अधिकांश सेंटेंस बनाने में यूज होता है। ठीक है, और किताब के अनुसार 10 लकार है। और 10 लकार कौन कौन सा है? 10 लकार है लट लकार, लीट लकार, लूट लकार,
लृट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार और लिंग लकार। ठीक है, ये आप लोगों का 10 नाम है लकार का, लेकिन मुख्य रूप से 5 ही होता है, लेकिन किताब के अनुसार से 10 होता है, तो इसलिए यहाँ डी ऑप्शन 10 मानेंगे। 44 नंबर प्रश्न देखेंगे, संस्कृत भाषा में धातुएं कितनी हैं? तो संस्कृत भाषा में धातु जो है वो 2000 से अधिक है। संस्कृत भाषा में धातु कितनी है? तो 2000 से अधिक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न देखेंगे। 45 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक लकार में पुरुष एवं वचन की संख्या कितनी है? तो प्रत्येक लकार में पुरुष और वचन की संख्या जो है 9 है। वो कैसे? तो प्रत्येक लकार में पुरुष जो है 3 है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और वचन जो है एक वचन, द्विवचन, वचन, बहुवचन। ठीक है, और तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9 आया ना। तो प्रत्येक लकार में पुरुष एवं वचन की संख्या कितनी है? तो 9 है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में धातुएं कितने प्रकार की होती है? तो निम्न में धातु जो है वो 3 प्रकार की होती है। 46 नंबर का ऑप्शन बी, 3 प्रकार की होती है। और वो कौन कौन सा है 3 गो प्रकार? परस्मैपदी, आत्मैपदी और उभयपदी। ठीक है, परस्मैपदी, आत्मैपदी और उभयपदी, यही 3 पद है धातु का। तो 46 के बी ऑप्शन। 47 नंबर प्रश्न देखेंगे, जीवनम में कौन सा प्रत्यय है? तो जीवनम में जो है लयुट प्रत्यय है। 47 के सी ऑप्शन। 48 नंबर देखेंगे, नेयम पद में कौन सी संधि है? नियम पद में जो है गुण संधि है। ठीक है, ने जोड़ इयम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ने जोड़ इयम बराबरा नियम बनता है। और इसमें रूल क्या आता है? अ अथवा आ। अ और आ के बाद यदि हर्षई और दीर्घई आए, अ आ प्लस हर्षई प्लस दीर्घई, तो कितना होता है? ए होता है। ठीक है, अ प्लस हर्षई बराबर ए, आ प्लस दीर्घई बराबर ए। ठीक है, ये गुण संधि है। 48 के सी ऑप्शन। 49 नंबर प्रश्न देखेंगे, नास्ति का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? नास्ति का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो नास्ति का संधि विच्छेद जो है न जोड़ अस्ति, न जोड़ अस्ति बराबर नास्ति होता है। ठीक है, और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। नास्ति जो है ने जोड़ अस्ति, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसका बनावट क्या होता है? अ प्लस अ बराबर आ होता है। ठीक है, न बराबर न प्लस अ यानी न, यानी अ आ रहा है, अ प्लस अ बराबर क्या आया? आ। ना यहाँ है ना तो आ आया। ने जोड़ अस्ति बराबर नास्ति। तो 49 के डी ऑप्शन। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे। 50 नंबर प्रश्न है, बधवा गमनम, बधवा गमनम पद में निम्न में से किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो बधवा गमनम में यण संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, 50 के बी ऑप्शन। बधु जोड़ आगमनम, बधु जोड़ क्या होगा? बधु जोड़ आगमनम, इसका हो जाएगा संधि विच्छेद। ठीक है, और इसमें क्या बनावट इसका क्या है? उ के बाद स्वर आने पर। ठीक है, उ के बाद स्वर आ आने पर क्या होता है? दुर्घऊ का व हो जाता है। इसका यही बनावट आता है। यण संधि का बनावट क्या आता है? दुर्घऊ के बाद स्वर आ आने पर हर्षऊ का दुर्घऊ का व हो जाता है। ठीक है, तो 50 के बी ऑप्शन। 51 नंबर प्रश्न देखेंगे, बालकयोः पद किस वचन का रूप है? बालकयोः पद जो है किस वचन का रूप है? तो बालकयोः जो है द्विवचन का है। ठीक है, बालकयोः जो है द्विवचन का रूप है। तो 51 के बी नंबर। बालकयोः जो है द्विवचन तो है, लेकिन अगर ये विभक्ति पूछेगा तो षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन जो है वो सेम होता है, बालकयोः होता है। ठीक है,
ये सब हम संस्कृत व्याकरण में पढ़ा चुके हैं। और जो ये प्रश्न आप लोगों का आया है षष्ठी सप्तमी जो बालकयोः द्विवचन है, तो ये षष्ठी और सप्तमी दोनों में सेम होता है। इसको हम नोट्स में लिखवाए हैं। आप लोग को अगर पढ़ना है तो संस्कृत व्याकरण जा कर के देख सकते हैं, उसमें सब कराया हुआ है। सारा संस्कृत व्याकरण के क्लास से ही इसमें सब आया है। ठीक है, तो 51 के बी ऑप्शन सही है। 52 नंबर प्रश्न देखेंगे। 52 नंबर प्रश्न है, मुनयोः पद किस विभक्ति से संबंधित है? तो मुनयोः पद जो है षष्ठी और सप्तमी विभक्ति से संबंधित है। ठीक है, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति से संबंधित है मुनयोः। देखिए मुनयोः 51 और 52 दोनों प्रश्न सेम है, लेकिन वही यही है कि ये यहाँ शब्द चेंज है। यहाँ मुनयोः है और 51 में क्या है, 51 में है बालकयोः। ठीक है, देखिए बालकयोः, तो ये बालकयोः जो है ये द्विवचन में आया है, इसको ये उठा करके दे दिया है मुनयोः और विभक्ति पूछा है षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। और ये भी जो है बालकयोः षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में सेम होता है, और ये भी सेम ही होता है। षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन ही है मुनयोः और ये सेम होता है। ठीक है, तो 52 के डी ऑप्शन। 53 नंबर प्रश्न देखेंगे। साधु पद किस वचन से संबंधित है? साधु पद जो है किस वचन से संबंधित है? तो द्विवचन से संबंधित है। साधु का रूप कैसे होता है? साधु, साधु, साधवः। साधु, 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 पहला जो है साधु उसमें विसर्ग है, साधु, साधु, साधवः। ठीक है, तो द्विवचन है। 53 के ए ऑप्शन। 54 नंबर प्रश्न देखेंगे। 54 नंबर प्रश्न कहता है कि प वर्ण का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा है? तो प वर्ण का उच्चारण स्थान जो है ये ओष्ठ से होता है। ठीक है, प वर्ग का उच्चारण प फ ब भ म ओष्ठ से, लेकिन म का उच्चारण किससे होता है? नासिक से भी होता है। ठीक है, कंठ से उच्चारण किसका होता है? कंठ से उच्चारण होता है क वर्ग का उच्चारण होता है। प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से, क वर्ग का उच्चारण कंठ से, त वर्ग का उच्चारण तालु से, ट वर्ग का उच्चारण तालु से, दंत से क्या होता है? त वर्ग का उच्चारण। ठीक है, इसका ट्रिक बताए थे कत मदव, कत मदव, इसका ट्रिक बताए थे। क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग का जो बता रहे थे, इसका हम ट्रिक से बताए थे कत मदव से। तो 54 के आंसर हो जाएगा डी। 55 नंबर देखेंगे। 55 नंबर प्रश्न है, नन सयसी, नन सयसी पद में कौन सी धातु है? तो नन सयसी पद में नम धातु है। ठीक है, न और म में ये हलंत होना चाहिए। देखिए ये कि यहाँ डी भी है जो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसमें हलंत नहीं है, लेकिन इसमें हलंत है। और संस्कृत में हलंत विसर्ग ये ज़्यादा मायने रखता है संस्कृत के पहचान के लिए। ठीक है, तो ये नम सही है ये ऑप्शन, और डी गलत है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया है, वो नहीं देखा था कि हलंत लगा है कि नहीं, इस कारण से वो डी ऑप्शन दिया है। तो 55 के ए ऑप्शन सही है। ठीक है, और नम का मतलब क्या होता है? नम का मतलब होता है नमस्कार करना। ठीक है, और ये लिट लकार भविष्यत काल में है। मध्यम पुरुष एक वचन का रूप नंसयसी होता है। ठीक है, नंसयसी क्या होता है? तो मध्यम पुरुष एक वचन का रूप नंसयसी होता है। ये आप एक्सप्लेनेशन बताएं। 56 नंबर प्रश्न देखेंगे। गच्छन्तु पद का वचन निम्न में से कौन सा है? तो गच्छन्तु पद का वचन जो है ये बहुवचन है। ठीक है, गच्छन्तु पद का वचन जो है ये बहुवचन है। 56 के ए ऑप्शन। और गम, गच्छन्तु, गच्छ और गम दोनों सेम होता है। गच्छ का भी मतलब जाना होता है, गम का भी मतलब जाना होता है। ठीक है, गम धातु है, गच्छ धातु भी है, दोनों का मतलब होता है जाना। ठीक है, ये लोट लकार में है, लोट लकार में, और ये आज्ञार्थक है। ठीक है, प्रथम पुरुष का रूप क्या चलता है? गम धातु का रूप जो है प्रथम, गम धातु का रूप लोट लकार में क्या चलता है? तो चलता है, कैसे चलता है? चलता है प्रथम पुरुष का रूप चलता है गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। ठीक है, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, तो ये गच्छन्तु जो है बहुवचन में है। 56 के ए ऑप्शन। 57 नंबर प्रश्न देखेंगे। असेताम पद किस लकार में है? तो असेताम पद जो है विधिलिंग में है। एत, एताम, एयु जो चलता है ये विधिलिंग में चलता है। ठीक है, तो विधिलिंग लकार है। 57 नंबर विधिलिंग लकार है हसेताम।
हंस धातु, हंसताम में क्या है, तो हंसताम में हंस धातु है जिसका अर्थ होता है हंसना। ठीक है, ये विधि लिंग लकार चाहिए के अर्थ में यूज हुआ है और ये प्रथम पुरुष के द्विवचन में रूप चलता है। प्रथम पुरुष के द्विवचन में ये रूप है हंसताम। और क्या चलता है, प्रथम पुरुष के द्विवचन में रूप क्या चलता है, हसेत हंसताम हसेयु, हसेत हंसताम हसेयु। तो ये हंसताम दिया हुआ है। ठीक है, 57 के डी नंबर। 58 नंबर प्रश्न देखेंगे। भविष्यत पद का वचन और रूप नहीं पुरुष, भविष्यत पद का वचन और पुरुष निम्न में से कौन सा है। तो भविष्यत पद का वचन और रूप जो है, वचन जो है क्या बहुवचन है और पुरुष जो है मध्यम पुरुष है। ठीक है, तितः अंति सी थ थ आमी आव आम। ठीक है, ये ऐसे ही भविष्यति भविष्यत भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यथ भविष्यथ भविष्यामि भविष्याम भविष्याम। ठीक है, ऐसे रूप चलता है। तो ये 58 के बी ऑप्शन सही है। 59 नंबर प्रश्न देखेंगे। दो निर्दिष्ट वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो दो निर्दिष्ट वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, दो निर्दिष्ट वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्ण के मेल कह रहा है, जैसे विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय, तो दो वर्णों के मेल हुआ ना, उसको संधि कहेंगे। ठीक है, संयोग क्या होता है, संयोग ये समास से संबंधित है। विभक्ति क्या होता है, विभक्ति कारक से संबंधित है। प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी ये सब विभक्ति है। और कारक विभक्ति कारक जो है, कारक के अंतर्गत विभक्ति आता है। ठीक है, नेको सेको सेका में है, ये सब कारक के अंतर्गत आता है। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे। एक पदी भवनम परिभाषा किससे संबंधित है। एक पदी भवनम परिभाषा किससे संबंधित है, तो ये समास से संबंधित है। ठीक है, एक पदी भवनम समास, एक पदी भवनम समास, ये समास से संबंधित है। अनेक पद का मिलकर एक हो जाना, एक पदी भवनम का मतलब होता है अनेक पद का मिलकर एक हो जाना, ये है समास। 60 के बी ऑप्शन। 61 नंबर प्रश्न देखेंगे कि कारक का सीधा संबंध किससे होता है। कारक का सीधा संबंध जो होता है वो क्रिया से होता है। क्रिया नवयुतम कारकत्वम। ठीक है, वाक्य में क्रिया के साथ सीधा संबंध, तो ये क्रिया होता है। 61 के बी नंबर। 62 नंबर प्रश्न देखेंगे। संस्कृत भाषा में कारक के कितने भेद हैं। तो संस्कृत भाषा में कारक के 6 भेद हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा में कारक के 6 भेद हैं। संस्कृत भाषा में कारक के 6 भेद हैं। कर्ता प्रथम, कर्म द्वितीय, करण तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, अपदान पंचमी, अधिकरण सप्तमी। ठीक है, कारक में संस्कृत भाषा में कारक 6 होता है, लेकिन हम जब क्या थी, जैसे लकार नहीं सॉरी वो रूप पढ़ाए थे, बालक रूप या लता रूप, मुनि रूप, ये सब बता चुके हैं। तो उसमें हम 8 बताए थे। ठीक है, जिसमें 8 बताए थे। तो संबंध प्लस संबोधन, संबंध और संबोधन जो है संस्कृत के मूल कारक नहीं माना जाता है। ठीक है, उसमें हम बताए हैं, वो बताना जरूरी था। तो और लेकिन संबंध जो है और संबोधन ये संस्कृत का मूल कारक नहीं माना जाता है। मूल कारक 6 ही माना जाता है। इसीलिए संस्कृत भाषा में कारक पूछ रहा है कि कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। ठीक है, जो बच्चा नहीं जानता होगा वो 7 देगा, 8 भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन संस्कृत भाषा में कारक 6 होता है। कौन कौन सा होता है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान और अधिकरण। ठीक है, कर्ता को प्रथम कारक, कर्ता होता है प्रथमा विभक्ति, कर्म होता है द्वितीय विभक्ति, करण होता है तृतीय विभक्ति, संप्रदान होता है चतुर्थी विभक्ति, अपदान होता है पंचमी विभक्ति, अधिकरण होता है सप्तमी विभक्ति। ठीक है, तो 62 के ए ऑप्शन सही है। 63 नंबर प्रश्न देखेंगे। 63 नंबर प्रश्न कहता है कि से का मतलब जुदाई। ठीक है, अलगाव, से के मतलब जुदाई, अलगाव के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। से जुदाई अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो से जुदाई के अर्थ में पंचमी विभक्ति का अर्थ होता है। ठीक है, जहाँ अलगाव प्रकट हो, जुदाई प्रकट हो, वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वृक्ष से पाता गिरता है तो वृक्षात
वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती। ठीक है, तो 63 के सी ऑप्शन सही है। 64 नंबर प्रश्न देखेंगे। 64 नंबर प्रश्न कहता है कि कर्तरी डैश रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो कर्तरी प्रथमा होता है, कर्तरी प्रथमा होता है और कर्मणि द्वितीया होता है। ठीक है, अगर कर्तरी है तो प्रथमा सही है और कर्मणि रहता तो द्वितीया होता है। कर्तरी यानी काम करने वाला, तो काम करने वाला प्रथमा विभक्ति होता है। कर्तरी प्रथमा, कर्मणि द्वितीया जिसमें कर्म हो, कर्म करने वाला हो तो वो द्वितीय विभक्ति होता है। ठीक है, तो 64 के बी ऑप्शन सही है। 65 नंबर प्रश्न देखेंगे। उपयमुनम पद में निम्न में से कौन सा समास है? तो उपयमुनम पद में निम्न में से कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव। उप जो है अव्यय है। ठीक है, तो जिसमें अव्यय लगा हो या जिसका प्रथम पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो यमुना या समीपम, इसका अर्थ क्या होगा? उपयमुनम का मतलब हो जाएगा यमुना या समीपम, यानी यमुना के समीप। इसका समास विग्रह हो जाएगा यमुना या समीपम, यानी यमुना के समीप। तो 65 के सी ऑप्शन सही है। 66 नंबर प्रश्न देखेंगे। रथस्य पश्चात का समस्त पद निम्न में से कौन सा है? तो रथस्य पश्चात का समस्त पद जो है अनुरथम में है। ठीक है, अनुरथन है। 66 के सी, 66 के बी ऑप्शन। ठीक है, अनुरथम। 66 के बाद 67 नंबर प्रश्न देखेंगे। गच्छत प्रतिपादित से कौन सा पद संबंध है? गच्छत प्रतिपादित से, गच्छत यहाँ गलत है, गच्छन होना चाहिए था। ठीक है, गच्छन होना चाहिए था लेकिन गच्छत दिया है प्रश्न में। तो गच्छत प्रतिपादित से कौन सा पद संबंध है? तो गच्छन्ति। गच्छन रहता तो गच्छन्ति होता, लेकिन अब गच्छन नहीं दिया है तो गच्छत के अनुसार ही आंसर हो जाएगा गच्छन्ति। ठीक है, तो 67 के बी ऑप्शन हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न देखेंगे। गमनम पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो गमनम पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो इसमें हो जाएगा सानच प्रत्यय। ठीक है, गमनम पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो सानच प्रत्यय। 68 के बी ऑप्शन। ठीक है, वर्तमान काल के अर्थ को दर्शाने के लिए सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सानच प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो वर्तमान काल को दर्शाने के लिए सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। 68 के बी ऑप्शन। 69 नंबर प्रश्न देखेंगे। अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है? तो अव्ययी भाव समास में पहला पद जो होता है अव्यय होता है। ठीक है, और 69 के सी ऑप्शन। 70 नंबर प्रश्न देखेंगे। संख्या और कारक दोनों का बोध कराने वाला निम्न में से कौन सा है? तो संख्या और कारक दोनों के बोध कराने वाला जो कोई अगर शब्द है तो वो है विभक्ति। ठीक है, कारक के अंतर्गत विभक्ति आता है। अव्यय जो होता है अव्ययी भाव समास में आता है जिसका पहला पद अव्यय हो। और निपात भी पढ़ा चुके हैं। इसमें संख्या और कारक दोनों का बोध कराने वाला विभक्ति कैसे आ रहा है? तो देखिए, विभक्ति जो है प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थ ये विभक्ति हुआ। और संख्या कैसे आ रहा है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये संख्या हुआ ना, तो वही बात कह रहा है कि संख्या और कारक दोनों का बोध कराने वाला निम्न में से कौन सा है? तो ये विभक्ति है। 70 के बी ऑप्शन। ठीक है, आशा है आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। तो आज के क्लास में इतना ही। अभी दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय कराना बाकी है। पहले लघु उत्तरीय कराएंगे प्रश्न, इसके बाद दीर्घ उत्तरीय भी करा देंगे। आज के क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।